हाय बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल tut.com में। और आपको पता ही है इस समय हम लोग 9th की साइंस के साथ लाइव चल रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपका न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर फिजिक्स के कर चुके हैं। फिजिक्स के 3 से चैप्टर मतलब 1 2 3 चैप्टर ऑफ फिजिक्स नॉट ऑफ एनसीईआरटी। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने मोशन किया, सेकंड चैप्टर हम लोगों ने कौन सा किया था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एंड थर्ड चैप्टर हम लोगों ने किया ग्रेविटेशन। ठीक है, एज पर द शेड्यूल्स, जहां तक मैं अभी चेक कर रहा हूं चैनल पे वीडियोस रेगुलर आ रही है। सो आई वांट यू पीपल आल्सो कि रेगुलर रहिए, रेगुलर सेशन देखते रहिए और हमें अपडेट करते रहिए कि आपको हमारे सेशंस कैसे लग रहे हैं। हर एक टीचर को बताइए, फीडबैक दीजिए, बिकॉज योर फीडबैक मेक अस बेटर एवरी डे। ठीक है, आपका ही फीडबैक है जिसकी वजह से हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं डे बाय डे, एंड वी आर ग्रोइंग एक्चुअली, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू ऑल पीपल फॉर your support. So this is chapter number 4 of your physics, that is work and energy। यहाँ से एक टर्म मिस कर दी गई है, वर्क पावर एनर्जी। एक्चुअली पूरे चैप्टर का नाम है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ोगे, पावर के बारे में भी पढ़ोगे। सो वर्क एंड एनर्जी। अब आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग पूरा दिन काम करते हो, है ना, घर घर की कहानी है। सो बच्चे पूरा दिन काम करते हैं, देन एट द एंड घर पे सुनने को क्या मिलता है, आपने तो किया ही क्या क्या काम किया सुबह से जाके, है ना। देन आप गिनवाते हो, मैं इतने घंटे पढ़ा, मैं इतने घंटे ये किया, मैंने इतने घंटे ट्यूशंस में गया, एंड ऑल आप पूरा अपना डे शेड्यूल बताते हो। तब भी आपके घर वाले कहते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपके घर वालों के अकॉर्डिंग क्या वो सही है, पहले मेरे को बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, साइंस के अकॉर्डिंग एक्चुअली सही है। घर वालों के अकॉर्डिंग से वो नहीं भी होगा, आपके अकॉर्डिंग भी नहीं है, बिकॉज आप अपना एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो उस काम को करने में ना। आप कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ योर लाइक इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, अपनी बॉडी का कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स उस चीज में यूटिलाइज कर रहे हो उस काम को करने में। अगर आप लोग कुछ पढ़ भी रहे हो, है ना, आप पेपर चल रहे हैं आपके, जैसे अभी आई होप पेपर चल रहे होंगे सबके, है ना। हमारे यहाँ तो पेपर चल रहे हैं, ऑनेस्टली बोलो तो पेपर चल रहे हैं जैसे आप लोगों के, एंड आप लोग 4-4 5-5 घंटे पढ़ते होंगे, ऐसी मेरे को एक्सपेक्टेशंस है। बट बच्चे नहीं पढ़ते, है ना, तो नहीं पढ़ते होंगे ठीक है, करेक्ट कर लेता हूं अपने आप को। बट जो बच्चे पढ़ते हैं उन पे चलते हैं हम लोग, तो वो 4-5 5-5 घंटे एक ही जगह बैठ के पढ़ते रहते हैं, एंड दे थॉट एट द एंड ऑफ द डे, उनको लगता है कि आज हम लोगों ने बहुत काम किया, हम थक गए, अब हम सोने जा रहे हैं, है ना। हम देखेंगे क्या साइंस के अकॉर्डिंग वो काम है, क्या साइंटिफिक टर्म्स में से आप लोग काम कह सकते हो या नहीं कह सकते। सो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक पुराने चैप्टर्स नहीं देखे तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, आप सीधा प्ले लिस्ट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, सारे चैनल्स को देख सकते हैं, सीरीज में वीडियोस अवेलेबल होगी। अदर देन दैट, हमारे अगर जो आपको नोट्स चाहिए, हैंडमेड नोट्स अगर जो आपको चाहिए, आप चाहते हो कि हम हैंडमेड नोट्स का एक्सेस आपको दे दें, तो आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन, सारे अपडेट सबसे पहले आए और आप हमारे साथ ट्यून्ड रहें। सो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर के साथ, वर्क एंड एनर्जी के साथ। और मैंने आपको बताया एक पार्ट यहाँ पे मिसिंग है चैप्टर के अंदर ही, वर्क पावर एंड एनर्जी, या फिर वर्क एनर्जी एंड पावर होना चाहिए था चैप्टर का नाम, बट एनसीईआरटी में ये है तो मैं यही लेके चलूंगा। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है एक बार समराइज करवा देता हूं मैं आपको। हम लोग सबसे पहले वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे, वर्क डन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्या उसकी एसआई यूनिट होती है, एंड कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे हम लोग। देन उसी के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर के अंदर एनर्जी के बारे में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में, एंड देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहां पे हम लोग एक डेरिवेशन देखेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे कि जो एनर्जी होती है वो हमेशा सेम रहती है किसी भी पॉइंट पे, है ना, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो। एंड उसके बाद थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर, जो कि लास्ट और छोटा सा पार्ट है, बहुत इच्चू सा पार्ट है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, आपका पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो आर वी गुड टू गो, है ना, स्टार्ट करें सेशन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को, दैट इज योर वर्क। ठीक है, सबसे पहले मैं किसे लेके चल रहा हूँ, वर्क को लेके चल रहा हूँ, सिर्फ हम लोग वर्क के बारे में पढ़ेंगे। सो एनसीईआरटी बहुत सारे एग्जांपल देती है, बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एग्जामिनेशन के एग्जांपल, तो एनसीईआरटी एक एग्जांपल देती है कि बच्चे पढ़ते हैं अपने रूम में बैठ के एक जगह पे, तो उनको लगता है हमने बहुत काम किया। सेकंड इज कि आप लोग सपोज आपको किसी पत्थर को धक्का मारना है, बहुत हैवी रोक है, मतलब आपसे यू कैन से कि आपसे 10 टाइम्स ज्यादा भारी रोक है कोई, और उसे धक्का मारना है आप लोगों ने, तो आपको क्या लगता है कि आप मूव कर पाओगे, नहीं मूव कर पाओगे, है ना। तो बेसिकली वहां पे डिस्प्लेसमेंट या फिर मूवमेंट कितनी हुई, 0 हो गई, नेट मूवमेंट। या फिर हम बोलें कि आप किसी टॉय कार को खींच रहे हो तो उसे आप मूव कर सकते हो, है ना। तो ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स
सम थिंग्स, या फिर सम जो एग्जांपल मैंने दिए, कहीं पे वर्क है कहीं पे नहीं है, कहां वर्क है वो हम देखते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग वर्क डन की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो वर्क डन की डेफिनेशन बताता हूं आपको मैं। वर्क डन एज पर योर साइंस एंड एज पर योर मम्मी, ठीक है, मम्मी लोगों के अकॉर्डिंग वर्क डन क्या होता है? एक्चुअली मम्मी और लोगों के अकॉर्डिंग हम जितना मर्जी काम कर ले वो नेलिजिबल ही है ना। सो वर्क डन साइंस भी एक्चुअली उसे नेलिजिबल ही कहता है। सो क्या है वर्क डन की डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहीं से फॉर्मूला बना दूं मैं, किस किस का प्रोडक्ट है? फोर्स का एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो W इज द नोटेशन फॉर वर्क। उसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? योर वर्क डन, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में आपको फॉर्मूला नहीं है, बट मैं आपको जब एक एग्जांपल पढ़ाऊंगा ना, वहां पे टिपिकल मुझे वो एग्जांपल के साथ वो वेक्टर फॉर्म पढ़ानी पड़ेगी। अभी मैं आपको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म के साथ नहीं लेके जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। 9th क्लास में वेक्टर फॉर्म नहीं होता, बता देता हूं आपको बट एक बार कि क्या होती है वेक्टर फॉर्म। आपने वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ी हुई है, तो वेक्टर क्वांटिटीज को ना हम लोग रिजॉल्व करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, सपोज एक चीज जो भी आपके यहाँ पे दो क्वांटिटी है, किसी को आप यहाँ पे ले लीजिए एंड किसी क्वांटिटी को आप यहाँ पे ले लीजिए। लेट अस से मैंने यहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट ली है, यहाँ पे आपका फोर्स अप्लाइड लिया है। सो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे लेट अस से बॉडी किसी एक स्लोप पे मूव कर रही है, किसी डायरेक्शन में जा रही है, वो एंगल बना रही है थीटा डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। कितना एंगल बना रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ? थीटा एंगल बना रही है, फोर्स के साथ बनाती है आई थिंक इस केस में, बट मैं अभी टिपिकल एग्जांपल नहीं ले रहा कोई भी, बस मैं आपको जर्नली समझा रहा हूँ। लेट अस से हम एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग एक पुली वाला एग्जांपल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वहां पे आपको मैं ये चीज पढ़ाऊंगा। तो x और y क्या है? दो क्वांटिटीज है, हमें नहीं पता क्या है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, जो थीटा होता है उसे रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व मतलब उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो भी आपके लाइन जिसके साथ एंगल बन रहा है उसे हम लोग कहते हैं साइन कंपोनेंट। दिस इज योर साइन कंपोनेंट, सॉरी दिस इज योर कॉस कंपोनेंट। दिस इज योर कॉस कंपोनेंट, मतलब इसका कॉस फैक्टर और इसका साइन फैक्टर। कॉस साइन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती है, बट आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखिएगा कि हम लोग रिजॉल्व करते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे ना एफ एस के साथ कोई एक वैल्यू लगेगी थीटा की, क्योंकि कुछ एंगल पे काम हो रहा है ना। इफ वर्क इज डन एट एनी एंगल, तो हमें एंगल की वैल्यू भी यहाँ पुट करनी पड़ती है, तो वहां से हमारे आंसर्स आते हैं। आप देखोगे कि एक केस बनेगा जहां पे 0 आंसर आएगा, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं इसकी एसआई यूनिट के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर चलते हैं? इसकी एसआई यूनिट के ऊपर चलते हैं। अगर ये सिंपल यूनिट की बात करूं तो सिंपल यूनिट क्या होगी? फोर्स की होती है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर इसकी यूनिट हो गई। बट इस चीज को रिप्लेस कर दिया गया विद द नेम ऑफ साइंटिस्ट जूल। किससे? जूल से। तो जूल इज द साइंटिस्ट जिसने इसके बारे में स्टडी किया, बताया हम लोगों को। तो उनके नेम को ऑनर देने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नाम लिख लिया, ताकि उनको हम याद करते रहे समय समय पर, ठीक है। तो जो वर्क डन होता है किसमें कैलकुलेट होता है? जूल में होता है। इवन जो एनर्जी आप लोग पढ़ोगे वो भी जूल में होती है। जब हम पावर पढ़ेंगे तो हम लोग चेंज करेंगे यूनिट को थोड़ी सी, बट वर्क डन और एनर्जी दोनों की यूनिट क्या है? जूल। क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क डन। तब मतलब वो क्वेश्चन पूछता है एक्चुअली कि आप लोग कब कह सकते हो कि आपकी बॉडी ने 1 जूल का काम किया, किसी भी बॉडी ने 1 जूल का काम किया। तो अगर जब मैं आपको कहूं, मैं यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन मान रहा हूं, फोर्स कितना मान रहा हूं? 1 न्यूटन मान रहा हूं, और डिस्प्लेसमेंट भी आपकी कितनी मान रहा हूं? दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। सो इफ अ फोर्स ऑफ 1 Newton makes a body displace it by 1 meter, then the work done is said to be
टू बी 1 जूल। ठीक है, अगर ये 1 न्यूटन के फोर्स लगने से कोई बॉडी 1 मीटर के लिए 1 मीटर डिस्प्लेस होती है तो उस टाइम पे जो फोर्स आपका जो ये वर्क डन होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, दिस इज वर्क डन डेफिनेशन, एसआई यूनिट एंड डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। 1 जूल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस पे क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं क्वेश्चन आता, बट आपको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। कुछ नहीं है, हर जगह 1 1 लगा दीजिए, 1 1 यहाँ लगा दीजिए। जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी को 1 मीटर से मूव करवा रहा है तो वो क्या आपका बन जाएगा, 1 जूल ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब जो वर्क डन होते हैं ना वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात जीरो होना वर्क डन है ना। आप लोग जब एक जगह बैठे रहते हो, सपोज आप पढ़ रहे हो, आपने 4 घंटे 5 घंटे के लिए आप लोगों ने स्टडी करी, आपका दिमाग वहां पे जरूर लग रहा है ना, बट ये इसकी वैल्यू कितनी होगी वहां पे, आप मेरे को ये बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। और अगर जो ये 0 होगा तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो वर्क डन इन सच अ केस इज 0। अगर ये नेट डिस्प्लेसमेंट बॉडी की है ही नहीं बिल्कुल भी, जैसे मैंने आपको बताया कि पत्थर को आप मूव करवा रहे हो, बहुत बड़े पत्थर को आप लोग क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, अगर जो पत्थर हिला ही नहीं अपनी जगह से तो आप कैसे कह सकते हो कि आपने वर्क किया है ना। आप किसी बंदे को बताओगे कि मैंने तो बहुत काम किया, बंदा कहेगा भाई पत्थर तो वहीं का वहीं पड़ा है, आपने काम किया क्या है एक्चुअली में, तो आप नहीं बोल सकते कि मैंने काम किया है ना। ऐसी बहुत सारे ब्यूटीफुल एग्जांपल है हमारी एनसीईआरटी में, शायद वो नहीं भी है, मैंने भी पढ़ा था, तो एनसीईआरटी में नहीं है हमारे एग्जांपल, वो कुली वाला एग्जांपल, बट टीचर्स जरूर पूछते हैं उसे, है ना, तो वो करवाएंगे हम आपको। तो ये थोड़ी सी समरी थी फोर्स के बारे में। अब मैं चलता हूँ टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में कि कितने तरह के फोर्सेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, मूविंग ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, सॉरी फोर्सेस नहीं, वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन। हम लोगों ने बेसिकली 3 तरह के वर्क डन को स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा पॉजिटिव वर्क डन, अच्छा मैं वर्क डन को ना WD लिख रहा हूँ, सिर्फ कैपिटल W एंड कैपिटल D, ताकि आपको समझ आ जाए और मेरे पास स्पेस बची रहे। देन मैं आपको कराऊंगा नेगेटिव वर्क डन, क्या कराऊंगा, नेगेटिव वर्क डन, एंड उसको थर्ड हम लोग करेंगे जो कि एक्सेप्शन है, और आपको लगेगा कि भाई वो बहुत बंदा काम कर रहा है बट उसका काम कितना होगा, 0, तो दैट इज योर 0 वर्क डन। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी पॉजिटिव वर्क डन की, पॉजिटिव वर्क डन मतलब जो आपका आंसर आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में वो कितना होगा। अच्छा एक चीज रहेगी आपको बतानी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो बतानी, जो वर्क डन होती है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, वर्क डन हैज नो डायरेक्शन, आपने किस डायरेक्शन में काम किया आपको कुछ नहीं पता होता, आप काम कर रहे हो बस किस डायरेक्शन में कर रहे हो उसकी कोई आपको नॉलेज नहीं होती, आप किसी को बता नहीं सकते कि मैंने किस डायरेक्शन में काम किया। सो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखना क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको लगेगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है मल्टीप्लाई, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, बट एक्चुअली वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनसीईआरटी ने बहुत पागल बनाया है, एनसीईआरटी ने सीधा लिख दिया वर्क डन हैज नो डायरेक्शन, वो सीधे सीधे लिख सकती थी वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट नहीं, खिलाने के लिए ताकि बच्चों को थोड़ा ट्विस्ट दिया जाए, है ना, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा अच्छे से एक क्वेश्चन बनाने की स्पेस दी जाए, उसने इनडायरेक्टली लिख दिया कि वर्क डन जो होती है उस पर कोई डायरेक्शन नहीं होती। माइंड इट, दिमाग में पा लीजिए अपने, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। पॉजिटिव वर्क डन के साथ अगर मैं कहूं, अगर सपोज कोई बॉडी है, सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर इसको कोई यहां से खींचने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, क्या है, कोई बॉडी है और बॉडी को खींचने की ट्राई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहां पे दिखाइए, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायरेक्शन भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इधर ही है। अगर जो फोर्स इधर है तो बॉडी जो आपकी मूव करेगी वो भी इस साइड मूव करेगी ना, तो आपकी जो फोर्स भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, देन द नेट वर्क डन इज पॉजिटिव।
जो नॉर्मल एग्जांपल जैसे सपोज आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि एक बच्ची है, उसने रस्सी बांधी टॉय के ऊपर एंड टॉय को अपनी तरफ खींच रही है, तो वो फोर्स भी ऐसे लगा रही है, आपकी बॉडी भी ऐसे आ रही है ना, दिस इज लाइक ऐसे। तो जब जो आपका वर्क डन है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। सेकेंड इज नेगेटिव वर्क डन। सपोज आपकी बॉडी है कोई, फोर्स इस साइड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हम कहते हैं ना डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर जब हमने इस साइड पॉजिटिव लिया तो इस साइड को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें, है ना, बाय डिफॉल्ट है, तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था। सो क्या होगा कि यहाँ पे फोर्स वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय माइनस का डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। सो दिस प्रूव दैट वर्क डन इज नेगेटिव हियर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपका प्रूव होता है कि वर्क डन क्या है, नेगेटिव है। अब उसके बाद थर्ड केस, ये अच्छा ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में एज कंपेयर टू फोर्स, इस नेगेटिव साइन का और कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू नहीं आई है, नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो आपका वर्क डन है वो नेगेटिव है। कहने का मतलब अगर जो आप किसी चीज पे धक्का इस साइड लगा रहे हो वो बॉडी इस साइड मूव कर रही है, ठीक है, तो उसे हम लोग वर्क डन नेगेटिव कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, अगर जब आप किसी बॉडी को आगे जाना ट्राई कर रहे हो, फ्रिक्शन से रोकने की ट्राई करती है, रिटार्डेशन प्रोवाइड करती है, तो बेसिकली वो वाला जो आपका एग्जांपल होता है वो नेगेटिव में जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द जीरो वर्क डन। अब जीरो वर्क डन के लिए मैंने आपको क्या कहा था, आपको मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा, है ना। तो वेक्टर के लिए मैं आपको सिर्फ इतना सा बताता हूं, ये होता है अगर ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका फोर्स है, ठीक है, इसके बीच का आपको एंगल देखना होता है कि ये एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे कितना है 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, एक्चुअली जो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे वो होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा, वेयर एफ इज फोर्स, S is your displacement and cos theta is the angle, मतलब थीटा एंगल है जो कि आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में लग रहा है, एंड cos is a component, ठीक है। cos की वैल्यू पुट करनी पड़ती है हमें, cos, sin, tan, cosec, cos, cot, ये सब कुछ आप अपनी 10th क्लास में जाके पढ़ोगे, ठीक है, अभी इतना समझने की जरूरत नहीं है। बट आंसर जब आता है ना तो आपको मेंशन करना पड़ता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, देन जब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, कितना ये 90 डिग्री है, तो अगर जब मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करूंगा एफ मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई कॉस थीटा, थीटा कितना होता है, कॉस 0 इज सॉरी कॉस 90 है यहाँ पे, तो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। क्या होती है कॉस 90 की वैल्यू 0। अब अगर जो कोई बॉडी के ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, तो उनके बीच का एंगल 90 है, 90 की वैल्यू होती है 0, तो देयरफॉर नेट वर्क डन कितना आ गया आपका 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ वर्क डन 0। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कुली वाला, कुली एट रेलवे स्टेशन। तो जो कुली होता है, आप लोगों ने कुली के ऊपर नोटिस किया होगा, कुली जो होता है अपने सामान को यहाँ रखता है एंड देन आगे मूव करता है ना। तो आप अगर देखोगे डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है और फोर्स आपका कहीं ना कहीं ऐसे या फिर नीचे की साइड ग्रेविटेशन की, अगर जो मैं बताऊं ग्रेविटेशन, तो आप देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कुली ऐसे जा रहा है, ग्रेविटी से ऐसे खींचने की ट्राई कर रही है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री की मैंने आपको वैल्यू बताई भी cos 90 0 होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया 0। तो कुली जो इतनी मेहनत से बेचारा आपके इतने भारी सामान को चक्के लेके जाता है, बट साइंस कहते हैं कि भाई उसने तो कोई काम ही नहीं किया। जब तक कोई काम नहीं करेगा, आप किस चीज के पैसे दे रहे हो, तो आप पैसे दे ओके तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि पैसे तो देने हैं बट एक्चुअली में उसने कोई काम नहीं किया साइंस के अकॉर्डिंग। तो उसे समझाने की ट्राई करना तो एक्चुअली आपको ही मारेगा वो, आपको वो कहेगा कि आप मेरा काम खराब कर रहे हो, मेरे को पैसे नहीं दोगे। बट एक्चुअली ऑनेस्टली बताया जाए तो साइंस कहती है कि उसने कोई काम नहीं किया, ठीक है, कुली ने कोई काम नहीं किया और आप उसे फ्री के पैसे देके आते हो, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जब अगर जो ऑब्जेक्ट के बीच में मूवमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 है, तो आपका हमेशा जो वर्क डन होगा 0 होगा, और वर्क डन 0 तो आप पैसे किसके दे रहे हो, फ्री फोकट के पैसे दे रहे हो अपनी जेब से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन। वर्क डन इतना ही। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो वर्क डन है वो कैसी क्वांटिटी है, रेड पेन से लिखूंगा ताकि आप लोगों को हाईलाइटेड दिखे, रेड भी नहीं ब्लू से लिखते एक बार।
अगर चलेगा तो रेड सेल्स लेते चलो। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। यहां से क्या आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, एमसीक्यू बनने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं यहां से। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर, दैट इज वर्क। इसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर में एनर्जी खत्म करूंगा, ट्राई करूंगा एनर्जी खत्म करने की। एंड थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर में आपका चैप्टर कंपाइल कर दूंगा मैं, दैट इज पावर करेंगे हम लोग, ठीक है। या तो एनर्जी को हम दो पार्ट में भी कर सकते हैं, पावर छोटा सा ही है, पावर थर्ड पार्ट में एनर्जी के साथ करवा दूंगा, जो थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो क्या करना है आप लोगों ने, लाइक करना है, हमें कमेंट करके बताना है, एंड इस चैनल को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे चैनल की आ सके।